हर बार की तरह आपको 25 क्वेश्चन दिया गया है जो 50 मिनट में पूरा करना है। सेक्शन ए है हिंदी। हिंदी में बात करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये एक पोस्टर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। यह भारत की गौरव परंपरा रही है। हस्तकरघा का मतलब है हस्त से यानी हाथों से बनाई जाने वाली चीजें। प्रमोट करने के लिए करा गया है स्वदेशी अपनाएं, देश का विकास में भागीदारी निभाएं, कला संरक्षण की ओर बढ़ें। तो ये बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स या चीजें बनाई जाती हैं हाथों से। ये 5 सवाल हैं इसके बेस पे। प्रस्तुत विज्ञापन में हस्तकरघा शब्द से आशय किस उत्पाद से है? तो यहाँ पर है आपका हाथ से बने उत्पाद से। ये जो परंपरा है इसको बचाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? तो इसमें जो तर्क है यह सजीव उदाहरण है, ये सही है। अर्थव्यवस्था के लिए हस्तकरघा उद्योग की संरक्षण एक अच्छी पहल नहीं होगी, तो ये तर्क गलत है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। इस विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये है हस्तकरघा परंपरा के प्रति जागरूकता लेकर आना। हस्त कलाकारों का सहयोग किया जा सकता है। इन 4 में से कौन सा विकल्प सही रहेगा? उनके बने हुए उत्पादों का प्रयोग करके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस विज्ञापन को किसने जारी किया है? यह मैंने सबसे पहले बताया था, शिक्षा मंत्रालय ने इसे जारी किया है। ये यहाँ पर लिखा भी है और बताया भी गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये विज्ञापन। तो इसका आंसर है आपका बी। ये है आपका ए। इसके बाद है ए डी बी। ए डी बी। तो ये हमने हिंदी के कर लिया, अब हम इंग्लिश का करते हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ शॉपिंग मॉल के ऊपर बना है। शॉपिंग मॉल क्यों है, कैसे हैं और किस तरीके से चलन में आए, बताया गया है कि पहले जो मार्केट्स लगी थी वो क्लाइमेट से चेंज होती थी, जैसे मंगल बाजार, बुध बाजार या सोम बाजार, ऐसे करके मार्केट लगती थी। अब शॉपिंग मॉल क्या है? एक अंडर कवर्ड क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शॉपिंग करने का मौका दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, जैसे स्टोर, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी सर्विसेज। बैंक भी मिल जाता है इस शॉपिंग मॉल्स में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और टैक्स भी सरकार को मिलता है। सोसाइटी को एक कम्युनल स्पेस, कम्युनिटी सेंटर, शादी ब्याह करने के लिए या फिर डाइन करने के लिए, कोई पार्टी करने के लिए भी जगह मिल जाती है। ये कल्चरली फिट स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह की जो नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई एंटरटेनमेंट चीज़ें होती हैं, वो सब पॉपुलरली यहाँ पर शो ऑफ करी जाती है। ये जो मॉल्स होते हैं ये कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका डिज़ाइन, इनके सामने जो सामानें इस तरीके से रखी जाती हैं कि आपकी बाइंग कैटेगरी, आप डिफरेंट चीज़ों को बार बार पलट पलट के देखोगे। फिर अगर आपको ज़रूरत नहीं भी होगी या कम समय में, नियर समय में ज़रूरत होगी, तो उसे आप आज ही ले लोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फूड कोर्ट, सिनेमा, पार्टी लॉन, पार्टी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा जगह मिलेगा, जिससे आप चाहोगे कि बार बार इस चीज़ को हम रिपीट करें। तो ये शॉपिंग मॉल के बारे में पूरा पैराग्राफ था। अब ये हैं आपके सवाल। एंशिएंट मार्केट प्लेस में और शॉपिंग मॉल में क्या डिफरेंस मेजरली है? ये जो डिफरेंस है वो है बी। मार्केट पहले आउटडोर शॉपिंग थी, यानी खुले जगह पे थी। अब क्लाइमेट कंट्रोल्ड समय पे जगह पे आ गई है शॉपिंग मॉल के अंदर। ये जो शॉपिंग मॉल हैं वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करते हैं उस समय के सोसाइटी के लिए? तो ये ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं, टैक्सेस जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, फिर सोसाइटी को फ़ायदा होता है। किस प्रकार से शॉपिंग मॉल के लेआउट और डिज़ाइन कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिहेवियर को, कि वो बार बार आएँ और सामान को खरीदें? तो ये जो इनका डिज़ाइन है वो एनकरेज करता है, एक पल्स जनरेट करता है कि आप बार बार आके सामान खरीदें। यहाँ का जो शॉपिंग लेआउट है वो किस प्रकार से डिज़ाइंड है कि सबको आकर्षित करता है? तो फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन मिलता है। मतलब एक ही आइटम, जैसे अगर साबुन देखेंगे तो एक रैक पे डिफरेंट तरह के, डिफरेंट वैरायटी के साबुन होंगे जो नॉर्मली एक दुकान पर नहीं मिलेंगे। तो ये पल्स जनरेट करता है कि आप कोई एक आइटम नहीं ले रहे हैं,
तो आप दूसरा आइटम लेके संतुष्टि पा सकते हैं। इसे हम पल्स बाइंग, इम्पल्स बाइंग कहते हैं। ये जो शॉपिंग मॉल है वो किस प्रकार से कम्युनल स्पेसेस में यूज किए जाते हैं। तो ये बहुत सारा स्पेस प्रोवाइड करते हैं सोशलाइज होने का, पार्टिसिपेट होने का और कोई फन एक्टिविटी करने का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। ये हमने इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस कर लिए। मैं एक बार आंसर्स लिख देता हूँ। ये है बी, यहाँ भी है बी, ये भी है बी, 9th का भी बी है और 10th का भी बी है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर इस बार यहाँ पर आपको बी दे रखे हैं। ये आपके मैथ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर शालिनी को रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी लिखने को कहा गया। उसने प्रॉपर्टी में लिखा कि इनको जोड़ा जाए तो ये एक बराबर होते हैं, घटाया जाए तो एक बराबर होते हैं। तो घटाने वाली जो बात है ये रेशनल नंबर में लागू नहीं होती। उसके साथ साथ ये जो रेशनल नंबर्स उसने इस फॉर्म में लिखे हैं ये भी उसने गलत लिखा है, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी गुणा करना प्रॉपर्टी सही है। तो यहाँ पर ये सही है, ये सही है, हमें गलत वाले को छांटना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पर हमें x की पावर -3 निकालना है। हमें x की वैल्यू ये दे रखी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 4 की पावर 5 बाय 3 की पावर 5। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 2 बाय 4 की पावर 2। ये प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको पहले वर्कशीट्स में बताया है। अब हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 - 2। यहाँ पे 3 की पावर 5 है, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - 2। फाइनली हमारा जो x है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 3 बाय 3 की पावर 3, जिसे हम कहेंगे 4/3 की पावर 3। ये हमारा x आया है अभी। तो हम यहाँ लिखेंगे x जो है वो 4/3 की पावर 3 है। तो x -1 क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, 3/4 की पावर 3। x -3 यानी इसको 3 से गुणा किया तो 3/4 की पावर 3 इंटू 3 होगा। तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 9। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक एक स्टेप मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते हैं। आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। कनिका और मनिका दो बहनें हैं जिन्हें उनकी मदर 3240 मोनिका को और 3240 कनिका को बराबर बराबर पैसे देती है। अब करते क्या है ये, कनिका इतने पैसे खर्च कर देती है सेविंग में, बैंक में, इतने वो इतना भाग स्पेंड कर देती है। मोनिका का भी कुछ ऐसे ही है, इतने परसेंट सेविंग में और इतना भाग स्पेंड कर देती है वो अपने खर्चे में। पूछा गया है कि उनके पास कितने पैसे बच जाते हैं। तो पहले तो कनिका ने खर्च इतने कर लिए, मोनिका ने खर्च इतने कर लिए। तो कनिका के जो खर्च हुए हैं उसको हम पहले जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे, ये दोनों एक बराबर नहीं है, यानी इसका हमें एलसीएम लेना है। तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए ये टोटल है और ये उसका खर्चा है। ये टोटल है और ये उसका खर्चा है, यानी पूरा खर्चा कर चुकी है वो 3। तो बचा कितना, 1/4। ये जो 1/4 है वो इसका हिस्सा है, यानी 3240 से हम इसे करेंगे गुणा। तो ये हो जाएगा 4 8 32, 4 एकम 4 और 0, तो 810। यानी ये आंसर तो नहीं है और ये आंसर तो नहीं है। इसके बाद अब मोनिका का ऐड करते हैं, 1/3 प्लस 3/5, 3/5। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 15। 3 5 जा तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 3 जा तो यहाँ 9 आ जाएगा, 14/15। अब आप खुद देखिए 15 टोटल है, 14 वह खर्च कर चुकी है, तो बचा कितना, एक, कितने में से, 15 में से। ये 1/15 जो है वो किसका हिस्सा है, 3240 का। अब 15 से इसे भाग कर दीजिए, 15 दूनी 30, बच जाएगा 24, तो 15 एकम 15, फिर 9, 15 छिक 90, तो ये आ जाएगा 216। तो 810 216 हमारा ये आंसर हो जाएगा बी। वैसे ही इसका आंसर था डी। तो बी डी बी 3 सवाल हम कर चुके हैं। ये सवाल तो काफी अच्छा था, इसको मैं बहुत स्टेप से आपको बताऊंगा। देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4। तो हम इनको पॉइंट के बाद ना 4 डिजिट तक लिख लेते हैं, 00
4 जीरो हो जाएंगे और 0.7400। इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.7500 से लेकर 0.7900। इसको कैसे लिखेंगे? ये तो 4 डिजिट पहले से ही हैं। 0.7500। इसको लिखेंगे 0.749 0 0.7500। अब आप खुद देखिए कि ये 7,000 से शुरू हो रहा है और 7,400 तक जा रहा है। हमारा 7,499 है, यानी ये इसके बीच में नहीं आएगा। ये 7,500 है और ये 7,900 है। हमारा 7,499 है, यानी इससे कम है, तो यहाँ भी बीच में नहीं आएगा। यहाँ देखिए 74,992 हो रहा है, तो हमारा 74,990 हो सकता है। तो ये फिर बड़ा हो गया इस डिजिट से, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। और ये आंसर है, बच गया। आप खुद देखिए 7499, ऐसे 90 से गिनती आगे चलेगी तो कभी ना कभी 99 आएगा और फिर 500 आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से करना है, बहुत ध्यान से, थोड़ा समय लगता है इसको करने के लिए। एक फ्रूट जूस सेलर है, उसने इतने लीटर जूस बेचा मंडे को और इतने लीटर जूस बेचा ट्यूसडे को। पूछा गया है कि दोनों दिन जो जूस बेचा गया है उसमें अंतर क्या है। तो पहले मैं बताता हूं आपको कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या है छोटी। तो 14 3/5 माइनस 12 3/4, तभी तो अंतर पता लगेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम करेंगे इसके साथ इंटू और फिर यहाँ करेंगे प्लस। तो 5 14 यानी 14 × 5 = 70 और 3 73/5 माइनस 12 चौक 48 और 3 51, तो 51/4। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। 5 और 4 का आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 4 जा, तो 4 × 73, 4 × 73 हो जाएगा 292 माइनस 5 4 5 जा, 5 × 51 255। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37/20। 37/20 को हम देखेंगे तो हमें दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको बताऊं 37 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। 20 1 जा 20, तो आ जाएगा 7 1, तो 1 17/20 यानी 1 17/20। हमें इस तरीके से चलना होता है। 1 17/20 है कोई? ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। मैं सारे आंसर आपको अच्छे से देखकर करा रहा हूँ, समझा समझा के। चलिए अब साइंस की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपको 3R किसके लिए यूज किया जाता है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। तो ये यूज किया जाता है रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस के लिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट साइंटिफिकली सही है इंटेलिजेंस के बेस पे? तो आपकी एक वर्कशीट आई थी एडोलसेंस की, जहां पर बताया गया था कि लड़के और लड़कियों के बीच में इस एज में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे ज्ञानी गलत सलत बताते रहते हैं। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो सब में होती है। ऐसा नहीं होता कि लड़के में ज़्यादा है या लड़की में कम है। तो आंसर बी हो जाएगा। एक मिरर है, ये आपकी नॉर्मल है। जब कोई लाइट रे आती है तो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री का। पूछा गया है कि जब लाइट रे वापस जाएगी तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से यहाँ जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा, तो बन जाएगा आंसर बी 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों सेम होता है। पिछली वर्कशीट्स में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ये वहां के क्वेश्चंस ही आपको दे रहे हैं। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? वो होती है सॉलिड में। तो इसका आंसर ए है, इसका आंसर है बी। अभी लास्ट है, व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर्स। तो ये ऑप्शन गलत है, ये है आपका सही बी। तो ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट हो गई। अब चलते हैं एसएसटी के ऊपर। एसएसटी इन्होंने हिंदी मीडियम में ही दे दिया इस बार, कोई बात नहीं, हम हिंदी में ही सॉल्व कर देते हैं, आपको अच्छे से समझा देंगे। जब कभी भी हमारे देश से किसी पड़ोसी देश के बारे में कोई संबंध या कोई निर्णय लेना होता है तो उसे किस स्तर की सरकार लेती है? ये लेती है हमारी केंद्र सरकार। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। यहाँ पर आपको एक राज्य मार्क कर रखा है ए से और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्थल पुरापाषाण काल में यहाँ पर था।
तो इसमें जो आंसर है वो है भीमबेटका। ये सारे ही स्थल एक मानचित्र में इससे पहले दिए गए थे आपको वर्कशीट में। मैं आपको फिर भी इसके आंसर्स बता देता हूँ। ये तो है एमपी में, क्योंकि ये मध्य प्रदेश राज्य है। हल्लूर जो है ये है आपका कर्नाटका में, ये है आपका तमिलनाडु में, और ये है आपका आंध्र प्रदेश में। मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे आता है, आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी आ जाएगा। सभी समझदार होते हैं। 23वां सवाल, उत्प्रवास की स्थिति में क्या होता है? उत्प्रवास का मतलब होता है कई लोग अपने गांव को या शहर को, अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाके फाइनली बस जाते हैं। तो जो मूल निवासी हैं, जो मूल जगह है, वहां पे जनसंख्या कम हो जाती है। तो इसका आंसर बी है। जब भी कोई आपात स्थिति आ जाती है तो आपको इनमें से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर बुलेटिन का ध्यान, यानी न्यूज़ हमेशा देखते रहने चाहिए। आपातकालीन किट, यानी एक ऐसा बैग रेडी रहना चाहिए जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जा सकें, जो कि तुरंत निकलने में लाभदायक हो। घर छोड़ने से पहले बिजली और गैस के कनेक्शन हमें ऑफ कर देने चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए आपातकाल के समय पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब ये आखिरी सवाल है, ये पूछा गया है गलत मिलान पूछिए। तो यहाँ पर सरकार लिख रखी है और यहाँ पे उसके कार्य लिख रखे हैं। तो राज्य सरकार का काम होता है कृषि, व्यापार और पुलिस, जबकि मुद्रा जो है वो केंद्र सरकार का काम होता है। तो यहाँ पर जो गलत मिलान है वो है डी। तो इसका आंसर भी डी है, इसका आंसर भी डी है। जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करिए कि ये सारी वर्कशीट्स मैं आपको सॉल्व करा दिया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।